to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 9th standard ICSE students, and the subject is history. We are continuing with chapter number 9, that is the Mughal Empire. This is me, presented by Zahir sir. In the last class, we have seen about the sources, or I can say the first Mughal Empire, Emperor Babur. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हुमायूं. ओके, अब देखिए हुमायूं जो है कहेंगे कि बहुत ही कम वीक किंग है, एक तरीके से कह सकते हैं. ठीक है, अब इसमें भी कहानी है, कहानी बाद में सुनाऊंगा, पहले हम चैप्टर देखते हैं क्या है. बहुत सारी कहानियां होती है मुगल्स के बारे में, लेकिन मैं आपको समझा नहीं पाता, सुना नहीं पाता, क्योंकि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए. ओके, लेकिन जहां जहां आएगा मैं वहां वहां थोड़ी बहुत कहानी सुनाते रहूंगा. ठीक है, अब देखिए हुमायूं कब से कब तक है. 1530 से 1540, और उसके बाद 1555 से 1556. आप समझिए, दो बार यहां पर लिखा है. एक लिखा है 1530 से 1540 तक, 10 साल पहले का जो रूल है वो 10 इयर्स है, और उसके बाद 1555 से 1556. ठीक है, ये 1 ईयर, मतलब टोटल 11 साल. राइट, और उसके बाद 1556 से कौन आ जाता है. 1556 से कहेंगे अकबर आ जाता है. ठीक है, अकबर द ग्रेट, है ना. बादशाह से क्या था ना, बादशाह, तो बादशाह ऐसे याद रखना है. तो अभी बाबर खत्म हो गया, हुमायूं आज करेंगे, अकबर देखते हैं फिर कभी करेंगे. तो इस तरीके से हुमायूं. राइट, अब ये क्यों बीच में गैप आया है, क्योंकि बीच में कहेंगे एक अफगान रूलर था जिसका नाम था शेर शाह सूरी. ठीक है, कहीं पर सूरी लिखा होता है, कहीं पर खाली सूर लिखा होता है. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सूरी सूर एक ही है. तो शेर शाह सूरी क्या करता है, हुमायूं को भगा देता है. ये शेर शाह सूरी कौन होता है, ये अफगान रूलर होता है. ओके, जो कहेंगे उस समय पर बिहार और बंगाल में राज करता था. ठीक है, राइट. अब चलिए देखते हैं, और उस समय में गुजरात में बहादुर शाह भी रूल कर रहा था. आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है. हुमायूं वॉज अ वीक किंग. ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल एज बाबर हैड डाइड बिफोर कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर. यस, क्या लिखा है, बोला है कि बाबर बहुत जल्द ही मर जाता है. मतलब आप देखेंगे बाबर का जो टाइम पीरियड है वो 4 साल ही है. ठीक है, तो 4 साल में बाबर वॉज नॉट एबल टू कंसोलिडेट. कंसोलिडेट का मतलब कहेंगे एक तरीके से यूनाइट नहीं कर पाया था, एक तरीके से कहेंगे अपना जो किंगडम है उसको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड या फर्मली उसको होल्ड नहीं कर पाया था. ठीक है, और इसका चैलेंज इसके बेटे को, हुमायूं को फेस करना पड़ता है. आप सोचिए, कोई भी सत्ता स्थापित हुई है, कोई भी किंगडम एस्टैब्लिश हुआ है, नया डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुआ है, और 4 साल में ही कहेंगे उसका पहला राजा मर जाता है, बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं, तो वो कंप्लीट करने का जिम्मा जाता है हुमायूं के ऊपर. लेकिन जैसे ही हमने इसका पहला लाइन पढ़ा, ही वॉज अ वीक किंग. ठीक है, राइट, तो कह सकते हैं कि ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था. अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है हुमायूं हैड टू फेस हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी, फ्रॉम हिज ब्रदर. यस, ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या था कि हुमायूं मतलब बाबर के 4 बेटे थे, उसमें से एक बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कामरान. ठीक है, जो उस समय पे पंजाब लाहौर वाले एरिया में रहता था. और ये कामरान जो है हुमायूं की हेल्प जरा भी नहीं करता टू एस्टैब्लिश अ किंगडम. ठीक है, हाफ ब्रदर था इसका, मतलब दूसरी वाइफ से पैदा हुआ था. तो ये उसको हेल्प नहीं करता है इन एनी ऑफ हिज बैटल्स. हुमायूं को जरा भी हेल्प नहीं करता है. ठीक है, ऊपर से हुमायूं के जो दुश्मन है उनके साथ मिलकर हुमायूं के खिलाफ साजिश लड़ता है. तो क्या लिखा है, हुमायूं हैड टू फेस हॉस्टिलिटी फ्रॉम हिज ब्रदर्स एंड रिबेलियंस इन गुजरात एंड मालवा. तो गुजरात और मालवा, जहां पर कहेंगे कि मालवा वाला रीजन है जहां पर राजपूत रूलर्स रहते थे, और यहाँ पे गुजरात में बहादुर शाह रहते थे. ठीक है, तो ये लोग भी क्या कर रहे थे, ये लोग भी कहीं ना कहीं हुमायूं को चैलेंज कर रहे थे. ठीक है, वॉर लड़ने के लिए जो भी है. द ग्रेटेस्ट चैलेंज ही हैड टू फेस वॉज फ्रॉम शेर शाह. ठीक है, अभी यहां पर सूरी नहीं लिखा है, क्योंकि ये सूरी जो टाइटल है, ठीक है, वो बाद में हुमायूं को हराने के बाद मिलेगा. राइट, सूरी का टाइटल इसको, ये खुद अपनी उपाधि लेता है सूरी का, लेकिन हुमायूं के बाद, उसको भगाने के बाद. ठीक है,
अब देखो क्या लिखा है कि भाई हुमायूं को शेर शाह से या शेर शाह सूरी से, ठीक है, मतलब बहुत सारा ट्रबल आ रहा था, ठीक है। अब आगे, ओके समवन इज हियर जॉइनिंग, ट्राइंग टू जॉइन, मैं भूल गया था। सो ये शेरशाह कौन था? ही वॉज एन अफगान रूलर, जो कहाँ रूल कर रहा था? उस समय का बिहार और बंगाल का एरिया है, वहां पर रूल कर रहा था। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। तो चौसा का बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हरा देता है। फिर वापस से दूसरी बार जब बैटल होता है, जब हुमायूं वापस आके लड़ने की कोशिश करता है कन्नौज में, तो वापस उसको हरा देता है शेरशाह। तो 2 बार हरा देता है। एंड for 15 years, that is from 1540 to 1555, हुमायूं became a wanderer। wanderer का मतलब क्या है? wanderer का मतलब है कि ये एक किंग था जो विदाउट किंगडम, ठीक है, लोगों से मतलब दूसरे किंग्स से शरण मांग रहा था। क्या मांग रहा था? शरण, ठीक है, राइट। और कहेंगे कि है ना, हुमायूं जब लाहौर में, अब देखो दिल्ली तो चले गया उसके हाथ से, अब लाहौर है, तो लाहौर में जब वो बैठता है मतलब किंग की तरह, तो वो शेर शाह को एक पत्र लिखता है कि आप जो है मतलब तुम जो हो, ठीक है, अपनी बहन के साथ, उसका बहन का नाम था गुलबदन बेगम, गुलबदन बानू, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, चलिए। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पेरेंट आ गए थे इसलिए, ठीक है। अब क्या होता है कि शेरशाह सूरी को वो लिखता है पत्र, एमिसरी भेज के बोलता है कि अब मुझे लाहौर में तो रहने दे, मतलब ठीक से सेटल होने दे, ठीक है, और बीच में एक नदी है, उसको अपने क्या करते हैं, बाउंड्री बना देते हैं। तो शेरशाह बोलता है नहीं, तुम्हारे लिए मैंने क्या रखा है? काबुल रखा है, ठीक है, तुम काबुल जाओ और वहां से रूल करो जहां पर अपने पापा मतलब बाबर वगैरह जो आए थे, ठीक है, ये हमारा एरिया है, अफगानों का एरिया है। इस तरीके से बात होती है दोनों के बीच में। जब मैंने कहा ना हुमायूं बहुत वीक हो चुका था एक तरीके से, और वो वैंडर कर रहा था, वैंडर मतलब घूम रहा था, और कहेंगे कि ये जाता है पर्जिया, ठीक है, पर्जिया जाके वहां पर कहेंगे कि एक रूलर होता है, उसकी शरण में रहता है। फिर कहेंगे कि वापस से सिंध में आता है, सिंध से वापस कहेंगे राजस्थान वगैरह एरिया वाले में आता है, और वहां पर उमरकोट, याद रखिएगा नाम, उमरकोट नाम की एक जगह है, वहां के राजा जो थे, ठीक है, वहां के राजा में ये 2 साल, तकरीबन 2 या 3 साल जो राजपूत किंग थे, ठीक है, वो इनको शरण देते हैं हुमायूं को, हुमायूं की वाइफ को। और यहीं पर उमरकोट में जो राजा है, उनके यहीं पर अकबर का जन्म होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि हुमायूं इतना वीक हो चुका था कि उसके पास अपना कोई किंगडम नहीं था, ठीक है। ये पर्जिया से कहेंगे कि हेल्प मांगता है, पर्शियन जो राजा होते हैं उनकी बेटी से शादी करता है और उनसे हेल्प मांगता है कि मुझे मेरा किंगडम वापस लेने में, मतलब शेर शाह सूरी के खिलाफ लड़ने में वापस से मुझे मदद करिए, इस तरीके से, ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है फॉर 15 ईयर्स हुमायूं बिकेम अ वैंडरर। देखो यहां पर जो टाइमलाइन दिखा है ना, उसमें देख लीजिए 1540, राइट। अब 40 से लेकर कहां तक? 55 तक, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल। तो 15 साल हुमायूं क्या करता है? एक वेंडरर, ठीक है, विदाउट अ किंग विदाउट अ किंगडम, इसको ऐसे कह सकते हैं, इस तरीके से ये घूमता है। और उसी दौरान कहेंगे हिज सन अकबर वॉज बॉर्न एट अमरकोट इन सिंध इन सीई 1542, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द रूलर ऑफ पर्शिया, हुमायूं केम बैक टू इंडिया एंड रिगेन्ड हिज थ्रोन इन 1555। क्यों? क्योंकि शेर शाह सूरी मर चुका है, ठीक है, उसका बेटा इस्लाम शाह ये एकदम ही वीक रूलर है, राइट, ठीक है। और कहेंगे कि हुमायूं को एक मौका मिल जाता है कि भाई मैं अपना जो लॉस्ट टेरिटरी है या लॉस्ट किंगडम है उसको मैं वापस ले सकता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, हुमायूं केम बैक इन इंडिया एंड रिगेन्ड हिज थ्रोन इन 1555। तब कौन था? इस्लाम शाह था, ठीक है, शेर शाह सूरी का बेटा था, ठीक है, ये राज कर रहा था। देखो शेर शाह सूरी क्या लिखा है, ही डिफीटेड द सक्सेसर्स ऑफ शेर शाह सूरी हु हैड डाइड इन 1545। मतलब शेर शाह सूरी तो मर चुका था
1545 में ही मर चुका था। लेकिन अगेन इसका जो बेटा है ये एक वीक रूलर था, इसमें इतना पावर नहीं था, इसलिए वो अपने पापा दैट इज शेरशाह सूरी का जो किंगडम है वो बचा नहीं पाया और वापस से कहेंगे कि मुगल एम्पायर की स्थापना हो जाती है। मुगल एम्पायर वॉज री एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, राइट। बीच में 15 साल का गैप हुआ और उसके बाद वापस से री एस्टैब्लिश होता है। और फिर कहा जाता है कि एक ही साल में, एक यहां तो एक साल लिखा है, मैं तो कहूंगा कि विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 8 months हुमायूं का डेथ हो जाता है, हुमायूं मर जाता है। हुमायूं को देखिए यहां पर हुमायूं कैसे मरता है मैं आपको बताता हूं। ये जो मुगल्स है ना, खास करके हुमायूं, हुमायूं को बहुत शौक था या उसकी दिलचस्पी थी एस्ट्रोलॉजी में। किसमें? एस्ट्रोलॉजी में। और एस्ट्रोलॉजी या कहेंगे कि एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, बहुत मतलब इसको बहुत इंटरेस्ट था, कहेंगे सारे प्लैनेट्स को देखने के लिए या कहेंगे कि सारे स्टार्स को स्टडी करने के लिए। तो एक दफा क्या होता है, एक दफा है ना, ऐसा कहा जाता है कि अभी देखिए शेरशाह सूरी ने ही सब बनवाया था वहां पर 15 साल जो उसने रूल किया, तो वहीं पर इसकी एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है शेर मंडल, ठीक है, लाइब्रेरी का नाम है शेर मंडल। और ये शेर मंडल की लाइब्रेरी कम एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर जो था, वहां से ये देख रहा था स्टार्स को, और वो मतलब वो राह देख रहा था कि कब वीनस, ठीक है, वीनस कब राइज होगा, ठीक है, वो उसको देखना चाहता था। और देखते ही देखते टाइम कब निकल गया और उसका जो नमाज का समय हो, जो नमाज पढ़ते ना शाम को, मगरिब के समय पे नमाज पढ़ते, शाम की नमाज, वो मिस कर गया। तो उसको अचानक से याद आया, अरे मतलब आई मिस्ड माय प्रेयर्स, राइट। तो ये तुरंत भागता है नीचे, उस लाइब्रेरी के नीचे से जाने की कोशिश करता है कि चलो जाता हूं एंड आई ऑफर माय प्रेयर्स, विनर्स को कल देख लूंगा। और कहा जाता है कि इसका जो पैर है वो फिसल जाता है उसी लाइब्रेरी के स्टेयर्स से। वो लाइब्रेरी का जो स्टेयर्स होता है, जो कहेंगे कि पगथिया हम कहते हैं ना गुजराती में, तो पगथिया थी, ये पड़ी गयो जो था वो, और ये मर गया, ठीक है। हुमायूं का ऐसे डेथ हो जाता है। अब सोचिए कि इतना सारा इसने वैंडर किया, अपना किंगडम वापस हासिल किया, और ये सत्ता भी, मतलब सत्ता का भोग भी या सत्ता का जो सुख है, ठीक है, उसको भी ये नहीं मिला। और तकरीबन 6 या 8 महीनों में इसका डेथ हो जाता है एक एक्सीडेंट से, ठीक है। दैट एक्सीडेंट वाज फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ द लाइब्रेरी। क्लियर है यहां तक? हुमायूं का क्लियर है बेटा गाइस? हुमायूं समझ में आया? ओके ओके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, सर व्हाई द किंग्स वर नॉट गोइंग टू चाइना, ठीक है। तो चाइना में ऑलरेडी मंगोल्स थे, ठीक है, चाइना के ऊपर मंगोल करके कंट्री है, वहां पे ऑलरेडी मंगोल्स का राज चल रहा था। भारत में आना क्यों आसान था? भारत की ज्योग्राफी, आप देखिए भारत की ज्योग्राफी क्या है, अगर आप भारत का ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, ठीक है, ये वाला पार्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ठीक है, सेंट्रल पर्शिया, ऊपर सेंट्रल पर्शिया है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कहेंगे कि हिमालयाज है, ठीक है। तो और यहां पर सुलेमान है, सुलेमान रेंजेस है। तो यहां पर पास है, खैबर पास, ठीक है। तो क्या है कि यहां से भारत में आना आसानी होता है। आप देखिए ना, सिर्फ मुगल्स ही नहीं, हम देखिए इसके पहले जितने भी राजा हुए, चाहे वो हिंदू शासक रहे हो या अशोक रहा हो, आपने कभी सुना कोई चाइना गया? नहीं, है ना, ठीक है। हमने देखा कि चाइना से बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे, ह्यूएन सांग आया, फाहिन आया, ठीक है, राइट। लेकिन हमारे कोई राजा कभी चाइना को कहेंगे कि कॉन्क्वर करने नहीं जा सके। क्यों? बिकॉज टेरेन यहां पर ये मतलब बैरियर था। तो जोग्राफिकल रीजंस के कारण कोई चाइना नहीं जा सकता था, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल एशिया से हो। सेंट्रल एशिया से मंगोल्स आते थे और भारत में आक्रमण करते थे, लेकिन यहां से कोई चाइना नहीं जा पाया। बहुत लंबा सफर है भाई, ऐसा थोड़ी है कि प्लेन लिए, टिकट कटवाया और चलिए चलो चलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, राइट। इसीलिए समय लग जाता था। आप सोचिए ना कि देखो कितना, 15 साल, किसी को अगर मिलिट्री इकट्ठा करनी है तो 15 साल लग जाते थे।
बाबर को भारत में आने के लिए भी 5 इयर्स पहले प्लानिंग करना पड़ा, तब जाके 5 साल बाद वो आया, ठीक है, और इब्राहिम लोदी को हराया इन द बैटल ऑफ पानीपत, राइट। तो यही चीज है। अब होता क्या है, अब देखिए यहां पर जैसे आप बचपन में पढ़े हैं हुमायूं, ठीक है, हुमायूं जैसे मर जाता है तो उसका जो एक फ्रेंड होता है या उसका सेनापति होता है जिसका नाम है बैराम खान, नाम सुना है आप लोगों ने बैराम खान, ठीक है। बैराम खान क्या करता है, बैराम खान चाहता तो तख्ता पलट कर सकता था, ठीक है, क्योंकि अकबर उस समय पर कितने साल का था, मात्र 12 या 13 साल का ही था 1556 में, 1556 एडी में कहेंगे कि 12 या 13 साल का ही था, लेकिन बैराम खान चोज टू बिकेम व्हाट, ही चोज टू बिकेम अ केयर टेकर ऑफ अकबर एंड हिज रेन और द किंगडम ऑफ द मुगल एम्पायर, राइट, ठीक है। तो यही चीज है। अब लेकिन यहाँ पर ये सब कहानी नहीं पढ़नी है हमें, जो लिखा है वही मैं डेप्थ में जाऊंगा, उसी में आपको समझा दूंगा कि क्या है क्या नहीं। देखो बैराम खान है ना, ये लिखा है बैराम खान, ठीक है, राइट। तो देखते हैं क्या है बैराम खान एंड ऑल दैट। चलिए अब आते हैं अकबर द ग्रेट। अब हुमायूं मर गया, उसके बाद अकबर सक्सीड करता है, जो तकरीबन कितने साल रहा, देखो ऑलमोस्ट 50 इयर्स, पहला मुगल राजा जो 50 साल रूल करता है, ठीक है, ये अपने आप में एक लंबा समय है 50 साल, और वो भी सलीम ने विद्रोह कर दिया, ठीक है, राइट, जहांगीर ने विद्रोह कर दिया, इसीलिए आप सोचिए कि 13 साल की उम्र में ये राजा बना, 50 साल गिन लो तो कितना होगा 50 साल, ठीक है, ऑलमोस्ट 63 या लेटर से 65 इयर्स बुढ़ा हो गया अब तो अकबर, है ना, ठीक है। और कहेंगे कि अब सोचिए कि लेटर से 18 इयर्स या 20 इयर्स में जहांगीर पैदा हुआ, है ना, ठीक है। तो जब अकबर 50 साल का होगा तब जहांगीर 30 इयर्स का हो जाएगा, तो 30 इयर्स का कोई युवराज हो सकता है क्या, आप सोचिए। चलिए 40 इयर्स का कभी युवराज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए सत्ता पलट, मतलब पापा को बोलना पड़ता था कि भाई साहब अब हटिए, कब तक हम युवराज रहेंगे, हमें भी तो क्या बनना है, हमें भी तो बादशाह बनना है ना, इस भारत का बादशाह बनना है। इसीलिए सलीम सलीम क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है, सलीम रिवॉल्टेड, जहांगीर रिवॉल्टेड अगेंस्ट अकबर, ठीक है, कि भाई अब मुझे सत्ता दीजिए आप, राइट, इस तरीके से। और फिर जहांगीर के बाद शाहजहां एंड औरंगजेब, औरंगजेब भी क्या करता है, अपने पापा को बरी मतलब बंदी बना लेता है कि भाई अब मुझे सत्ता दीजिए आप, इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि ये इतने स्ट्रॉन्ग रूलर्स होते हैं, ठीक है, राइट, के 50-50 साल या 30-40 इयर्स तो आराम से निकाल लेते हैं, पहले जो 6 रूलर्स थे वो लोग, या पहले कहेंगे लास्ट 4 रूलर्स जो है वो लोग, राइट। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। Akbar is considered as one of the greatest rulers of India. He ruled for about 50 years and laid the foundation of a vast empire. He not only he was not only a conqueror but a patron of art and literature. His court was famous for the 9 gems, yeah, 9 jewels, with each person excelling in different fields. Yes, ठीक है, अकबर के पास अपने 9 रत्न थे, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, बिरबल, राजा मान सिंह, राइट, बहुत सारे ऐसे, अबुल फजल, राइट, ऐसे 9 जेम्स थे उनके पास, राइट, और हर एक जेम मतलब हर एक रत्न अलग अलग फील्ड में माहिर था। He showed great wisdom in following the policy of religious tolerance. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो ये खुद पैदा कहां हुआ था, ये खुद पैदा हुआ था एक राजपूत किंग के यहां पर, उमरकोट, है ना, उमरकोट में एक राजपूत किंग था, राइट, उसके यहां पर ये पैदा होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये अपने इस्लाम में ट्रेडिशंस को बीच में नहीं लाएगा, और इसीलिए ये रिलीजियसली बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट होगा। रिलीजियसली टॉलरेंट का मतलब क्या, कि दूसरे, या जैसे हिंदूज और मुस्लिम्स हम कह सकते हैं, तो यहां पर भारत में हिंदूज का मेजोरिटी था, तो कह सकते हैं कि ये राजा होने के कारण या राजा होने के बावजूद भी ये कहेंगे अपने दूसरे जो रिलीजन के लोग यहां पर रहते थे उनके प्रति ये आदर भावना रखता था और इक्वल इंपॉर्टेंस रखता था टू ऑल द फेथ्स, राइट, ठीक है। और मतलब ये ज्यादा कहीं बायास नहीं था, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इज नोन एज द ग्रेट किंग। और आप देखेंगे कि अकबर के बाद जितने भी राजा हुए हैं, कहीं ना कहीं ये राजा की मम्मी कौन होती थी,
ये राजाओं की मम्मी कहेंगे राजपूत किंग ही क्वीन ही तो होती थी। ठीक है, जैसे अकबर की जोधाबाई दे लो, तो ये कौन है? राजपूत क्वीन तो है। ठीक है, जिन्होंने जहांगीर को जन्म दिया। अब जहांगीर के बाद शाहजहां आएंगे तो शाहजहां की मम्मी कौन होगी? कोई राजपूत क्वीन ही होगी। राइट, तो इनका बहुत ही गहरा संबंध था कहेंगे राजपूतों से। ठीक है, मतलब नाना नौनिहाल था, है ना? ठीक है, राइट, तो इसीलिए ये लोग रिलीजियसली टॉलरेंट होते हैं, ज्यादा टॉलरेंट होते हैं, मतलब लिबरल होते हैं, या लेट अस से कोई भी ऐसा कुछ कह सकते हैं। लेकिन बात कहां बिगड़ती है? बात बिगड़ती है औरंगजेब के समय पर। औरंगजेब बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। ठीक है, ये कहेंगे कि इस्लाम को सबसे ऊपर रखता था इस तरीके से, राइट। और यहीं से औरंगजेब से ही कहेंगे डिक्लाइन शुरू हो जाता है। औरंगजेब कुछ खुद 50 साल रूल करता है, लेकिन औरंगजेब के सक्सेसर रूलर्स कहेंगे इतना संभाल नहीं पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। चलो ये तो बाद में देख लेंगे, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है he ascended to the throne at the tender age of 13 for some years. The kingdom was run by his guardian Bahram Khan. Akbar took the reins of his government in his hand as soon as he came of the age. ठीक है, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बैराम खान क्या करना चाहता था, ऐसा मतलब हिस्टोरियंस कहते हैं कि बैराम खान was trying to control अकबर, और अकबर ये नहीं चाहता था कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली रह जाऊं। और इसीलिए जैसे ही ये मैच्योर होता है, ये क्या करता है? बैराम खान को रिटायर कर देता है। और ऐसा कहा जाता है कि बैराम खान को बोलता है आप जाइए हज पढ़ने जाइए, ठीक है, आप मक्का मदीना जाइए, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर प्लान करता है इसका मर्डर, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या नहीं। बैराम खान जब जा रहा होता है तो उसको गुजरात में ही मार दिया जाता है, ठीक है, एक साजिश के तहत। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने इसको हटवाया अपने रास्ते से, कुछ कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, ये आपसी दुश्मनी थी। बैराम खान ने जो प्रीवियसली जो वॉर्स लड़े थे अगेंस्ट द गुजरात किंग्स, उन्होंने क्या किया? बैराम खान को मार दिया। कहानी है, मिथ है, कहानी है, आई एम नॉट श्योर, मैं इसका प्रूफ तो नहीं दे पाता, लेकिन कहानी है। अकबर टुक द रेंज ऑफ द गवर्नमेंट इन हिज हैंड एज सुन एज ही केम एट द एज ऑफ, मतलब वो मैच्योर हो गया तब। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपैंडेड हिज एम्पायर। His empire extended from Afghanistan in the west to the Bay of Bengal in the east. सोचो कितना इंपॉर्टेंट, मतलब क्या है कि अफगानिस्तान तक इसका राज था, और यहां से लेकर बंगाल, बंगाल इन द ईस्ट एंड अफगानिस्तान इन द वेस्ट, इतना सारा इसका एक्सपेंशन था। तकरीबन कहेंगे अशोक की तरह, ठीक है, अशोक की तरह इनका एक्सपेंशन रहा था। और औरंगजेब का तो सबसे बड़ा एम्पायर, अकबर से भी बड़ा एम्पायर औरंगजेब का था, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही ज्यादा कहेंगे कि अग्रेसिव नेचर का था। ठीक है, इट ऑल्सो एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द विंध्याज इन द साउथ। इट कंसिस्टेड ऑफ 15 सूबास, ठीक है, 15 प्रोविंसेस होती थी उस समय पे। अकबर वॉज वाइज इनफ टू नो दैट टू रूल सक्सेसफुली ही हैड टू विन द लॉयल्टी ऑफ राजपूत्स। ठीक है, क्योंकि ये एक ही ऐसे कंटेंडर थे, एक ही ऐसे कॉम्पिटिटर थे जो कहीं ना कहीं अकबर इनके ताकत को मूल्यांकन कर चुका था, मतलब अकबर इनकी ताकत जानता था। एंड यू नो कभी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यू नो आप जिसको हरा ना पाओ, ठीक है, उनको साथ में ले लो या उनके साथ में मिल जाओ, आपका स्ट्रेंथ या आपका स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, है ना? आपने सुना होगा कि अगर आप किसी को हरा नहीं पाते, कोई डाउट नहीं है, उनको हराइए मत, उनके साथ हो जाइए, ठीक है, तो क्या होगा? आपका स्ट्रेंथ डबल हो जाएगा। तो अकबर इस चीज को जान चुका था कि भाई राजपूत को शायद मैं नहीं हरा पाऊंगा या हराऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कौन, इसमें भी आप देखते हैं महाराणा प्रताप, राइट, बैटल ऑफ हल्दी घाटी आप देखते हैं, है ना? महाराणा प्रताप बहुत फाइट की अकबर से, लेकिन अकबर कभी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया। हालांकि उनका किंगडम भले अनेक्स कर लिया था, लेकिन पर्सनली कहेंगे कि महाराणा प्रताप कभी भी अकबर के सामने नहीं झुके, है ना? राइट, बिकॉज क्या है, अकबर जानता था राजपूत की ताकत को, राजपूत के मनोबल को, ठीक है, राइट, एंड दैट इज व्हाई ही ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद द राजपूत्स। ठीक है, राइट, तो यही चीज है। आया समझ में बेटा? आ रहा है समझ में? मैं जो सिखा रहा हूं समझ में आ रहा है? या गार्डियन खान बाबा एंड ऑल, ओके ओके। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है।
लिखा है he extended his hand in friendship to them. He married Rajput princesses and appointed Rajputs to high position. Even when he conquered the Rajput kingdoms, he treated the rulers with kindness and religious tolerance. Yes, कभी मतलब मैंने कहा ना आपको कि भले ही वो राजपूत किंगडम्स को अपने अधीन ले लेता था, ठीक है, या अपने कंट्रोल में ले लेता था, लेकिन कभी भी वो राजपूत किंग्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था, उनको हमेशा काइंडनेस से, ठीक है, ट्रीट करता और रिस्पेक्ट से ट्रीट करता और उनको हाई पोजीशन देता। जैसे आप देख लीजिए राजा मानसिंह, क्या है, राजा मानसिंह जो है, सॉरी, राजा मानसिंह जो है ये क्या है, एक तरीके से ट्रीटी में तो आए थे इनके साथ, और ही वॉज वन ऑफ द सेनापतिज ऑफ अकबर, ही वॉज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, राइट, ठीक है। तो ये उनका एक तरीके से कहेंगे कि स्टेटस रखता था राजपूत का, क्योंकि ये जानता था राजपूत को, राजपूत की ताकत को, ठीक है, और ये राजपूत से हमेशा फ्रेंडली रिलेशंस बनाकर रखना चाहता था, ना कि उनके साथ अपने रिलेशंस बिगाड़ कर रखना चाहता था, ठीक है। तो ये अकबर की कुछ पॉलिसीज है। अब देखिए क्या लिखा है, ही फॉलोड द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। आई होप आपको मालूम पड़ गया होगा रिलीजियस पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस क्या है, दूसरे धर्मों के प्रति, ठीक है, खास करके कहेंगे कि उस समय पर तो हिंदू ही थे, तो कहेंगे कि मेजॉरिटी हिंदू थे, तो हिंदू के प्रति रिस्पेक्ट, ठीक है। एंड ही गेव फ्रीडम टू हिज पीपल टू फॉलो देयर ओन फेथ एंड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन्स। ही एबॉलिश्ड द जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स इम्पोज्ड ऑन द हिंदूज। अब ये जजिया क्या है, पिलग्रिम टैक्स क्या है, तो कहेंगे जो नॉन मुस्लिम्स थे, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम्स थे, ठीक है, पर्टिकुलरली जो हिंदूज थे, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता। बोले अगर आपको अपने तीर्थ यात्रा में जाना है, तीर्थ स्थान पे जाना है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अकबर को ये चीज पता नहीं था एक तरीके से, जब वो मैंने देखा है वो पिक्चर, राइट, और उसमें वो देखा है कि वो किस तरीके से बाजार में जाता है भेष बदल के और बाजार का सब कुछ देखता है वगैरह वगैरह, एंड आफ्टर दैट उसको मालूम पड़ता है कि असलियत क्या है, कितना करप्शन चल रहा है, एंड ही टुक सम रिफॉर्मेटिव मेजर्स, ठीक है। तो उसमें जजिया टैक्स और पिलग्रिम टैक्स भी शामिल है, कि उसको पता चलता है कि भाई जो हिंदूज हैं उनको टैक्स देना पड़ता है पिलग्रिम में जाने के लिए, अलग से अपने तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए, तो अबॉलिश कर देता है, जजिया अबॉलिश कर देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। He gave a strong and just administration to his people and improved the revenue system. His mansabdari system or the military administration was very efficient. ठीक है, तो अकबर ऑल्सो इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता है कि भाई एक मनसब होता है, मनसब मतलब एक इंसान, इसका पोजीशन होता है, वो 1000 घोड़ा, ठीक है, 5000 घोड़ा और 10,000 घोड़ा हॉर्सेस को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है, ताकि अकबर जो है क्या है, अकबर को अपनी खुद की आर्मी नहीं रखनी पड़े, इसलिए वो मनसब्स को अपॉइंट करता था। और ये मनसब्स क्या करते थे, कुछ पर्टिकुलर प्रोविंस से लैंड रेवेन्यू लेते और अपना खर्चा चलाते और बाकी का अकबर को दे देते। तो ये मनसबदारी सिस्टम उसने इंक्लूड की थी। म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर ऑल्सो फ्लरिश्ड अंडर हिज रूल, ठीक है। लो अकबर भी खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं जहांगीर के ऊपर, ठीक है। जहांगीर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन इसकी वाइफ, कहा जाता है एक समय ऐसा आया था कि नूरजहां, नूरजहां वॉज, जो जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, नूरजहां वॉज कंट्रोलिंग द एम्पायर, ठीक है। नूरजहां वॉज कंट्रोलिंग द मुगल एम्पायर। नूरजहां क्या करती, अपने रिश्तेदारों को, ठीक है, अपने खास खास लोगों को सबको पोजीशन दिलवाती, अच्छी अच्छी पोजीशन दिलवाती, इस तरीके से जहांगीर के कंट्रोल में आता है। अब हमें ध्यान रखना है कि जहांगीर के समय पर ही, जहांगीर के समय पर ही अंग्रेज, ठीक है, सर थॉमस रॉ और कैप्टन कुक, ये भारत में आए थे जहांगीर के समय। और जहांगीर के समय में ही ये थॉमस रॉ और कैप्टन कुक ने क्या बोला कि हमें सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है। सोचिए, ठीक है, अगर जहांगीर सही समय पे पहचान लिया होता ये लोगों को, तो शायद हमारी जो 200 साल की जो गुलामी है अंग्रेजों से, ठीक है, वो नहीं होती, आज हम वो हिस्ट्री में नहीं पढ़ रहे होते। या फिर यही अंग्रेज जो रेस्पॉन्सिबल थे, कहेंगे, मुगल डायनेस्टी का अंत करने में, है ना, ठीक है, तो शायद वो भी नहीं होता, है ना। तो कहानी ऐसा आता भी है कि अगर सोचो कि जहांगीर ने इंग्लिश को या यूरोपियंस को परमिशन नहीं दी होती यहां पर एस्टैब्लिश करने के लिए, तो शायद
हम हिस्ट्री कुछ और पढ़ रहे होते, ठीक है। लेकिन ये तो सब कहानियां हैं, अभी जाना नहीं है उसमें मिथ्स पे। अभी हम लोग डायरेक्टली यहां पर आते हैं। जहांगीर, जहांगीर क्या है? 1605 से 1627। जहांगीर was a pleasure loving ruler who left the governance of his kingdom in his wife Noor Jahan's hand, but he continued the policy of religious tolerance of his father. The Europeans came to India during his reign and established their factories in India. ठीक है। जहांगीर इज फेमस फॉर हिज जस्टिस एंड स्कॉलरशिप, ठीक है। ही फिक्स्ड अ गोल्डन चेन एंड हंग इट एट द गेट्स ऑफ रॉयल पैलेस। ये आपको पता है ना, वो चेन ऑफ जस्टिस क्या है? कि वो महल के बाहर एक चेन लटका था और उसमें बेल होता। भाई जिसको भी प्रॉब्लम होता, जिसको भी ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो डायरेक्टली वो आके ये जो चेन है, गोल्डन चेन है, उसको खटखटाता और खुद जहांगीर कहेंगे कि उसकी बात को सुनता और सारा उसका जो भी इनजस्टिस हुआ है उसके साथ कहीं ना कहीं उसके साथ जस्टिस करने की कोशिश करता, ठीक है। एनीवन कुड पुल दिस चेन एंड डिमांड फॉर जस्टिस फ्रॉम द एम्परर। Jahangir was himself a great scholar. He wrote Tuzuke-Jahangiri in Persian, an autobiography. He patronized art and literature. ठीक है, राइट। तो क्या है तुजुके जहांगीरी? ये किसने लिखी है? खुद जहांगीर ने लिखी है अपनी ऑटोबायोग्राफी, जो कहेंगे कि पर्शियन लैंग्वेज में है। अब नेक्स्ट देखते हैं शाहजहां। उसके बाद उसको सक्सीड करता है शाहजहां, दैट इज इन 1627 टू 1658, राइट। ऑलमोस्ट कहेंगे 25 साल, राइट, या 30 साल। शाहजहां इज रिमेंबर्ड एज द ग्रेट बिल्डर। ही इज नोन as the golden, his reign is known as the golden period for architecture. He made many conquests. Most notable was the conquest of Ahmednagar, Bijapur, Golconda, which accepted Mughal suzerainty. साउथ इंडिया, हमने देखा था कि साउथ इंडिया में जो विजयनगर और बहामनी किंगडम है, राइट, तो यहां पर शाहजहां ने क्या किया? साउथ इंडिया में कैप्चर किया। फिर शाहजहां बिल्ड द बिगेस्ट मॉन्यूमेंट फॉर हिज वाइफ मुमताज महल, ठीक है, दैट इज द ताज एट आगरा। इवन टुडे stands as the most beautiful building and is considered among the 7 wonders of the world. It is a great monument of love, ठीक है। पता नहीं अब सही में monument of love है या नहीं, लेकिन with all due respect सही होगा। उसने अपनी वाइफ के लिए बनवाया है ये महल। ये महल नहीं था एक्चुअली, वो मौजोलियम है। उसके अंदर उनके परिजनों को या मुमताज को रखा गया है, उसकी कब्र है वहां पे, ग्रेव है वहां पर, ठीक है। वेट करता हूं मैं मैसेज का। क्या प्लीज एनीवन मैसेज सर? व्हाट शुड आई मैसेज बाबू? यस, वेट। देखिए, जहांगीर, अकबर कैसे डाई हुआ, ठीक है। तो अकबर नेचुरल डेथ से मर गया, राइट। और उसका कोई ऐसा कोई उसको किसी ने मारा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हुमायूं है या लेटर से बाबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, ठीक है। तो यहां पर कहेंगे जहांगीर की बारी आती है। तो जहांगीर क्या है? जहांगीर वॉज अ प्लेजर लविंग रूलर who left the governance of his kingdom in the hands of his wife नूर जहां। क्या होता है कि नूर जहां जो है, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि शी वॉज कंट्रोलिंग द मुगल एम्पायर। पूरा किंगडम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, रियल किंग की तरह एक्ट कर रही थी। ये जहांगीर है ना, जहांगीर बहुत नशेड़ी हो चुका था, नशे में डूब चुका था। शराब, शबाब, या फिर वो गांजा, ठीक है, एवरीथिंग, ओपियम वगैरह सब कुछ, राइट। तो नूर जहां टू कंट्रोल ऑफ द किंगडम एक तरीके से, और बहुत ही एफिशिएंटली इसने रूल किया। लेकिन कहीं ना कहीं नूर जहां ने क्या किया? नूर जहां ने अपने जितने भी रिलेटिव्स थे सभी को एकदम फायदा पहुंचाया, सभी को अच्छी अच्छी पोजीशंस पे रखा, और कहीं ना कहीं किंग को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है, जहांगीर को। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, बट ही कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ हिज फादर। द यूरोपियंस केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन एंड एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है। तो क्या है कि कहेंगे कि सर थॉमस रॉ या रॉय, ठीक है,
एंड कैप्टन कुक, राइट, ठीक है, इसके समय पर, जहांगीर के समय पर भारत में आते हैं और भारत में जहांगीर के दरबार में जाते हैं और जहांगीर से परमिशन मांगते हैं, ठीक है, कि भाई हमें जो है आप फैक्ट्री, हम यहाँ पर आए हैं फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, हमें यहाँ पर ट्रेड करने का हमें परमिशन दीजिए, सोचिए, ठीक है। अब सोचिए कि मैंने जो अभी रिपीट कर रहा हूँ वापस, कि अगर सोचिए कि जहांगीर थोड़ा और दूरंदेशी होता, थोड़ा फ्यूचर का सोच रहा होता, तो शायद ये इनको यहाँ पर परमिशन ही नहीं देता, ठीक है। और अगर परमिशन नहीं देता तो शायद हमारा हिस्ट्री आज हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कुछ और पढ़ रहे होते। भारत को जो 200 साल की जो गुलामी है वो सहनी नहीं पड़ती इन अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, राइट। लेकिन और जहांगीर को पता भी नहीं था कि यही यूरोपियंस या यही ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस में बहुत सारे यूरोपियंस आए, ठीक है, पोर्चुगीज आए, डच आए, ठीक है, फिर कहेंगे कि इंग्लिश आए और फ्रेंच आए, लेकिन क्या है कि यही यूरोपियंस कहेंगे कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है ना। तो शायद ये उनको परमिशन ही नहीं देता और हम आज जो पढ़ रहे होते वो पढ़ नहीं रहे होते, तो और पढ़ रहे होते, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, जहांगीर इज मोर फेमस फॉर हिज जस्टिस एंड स्कॉलरशिप, राइट। तो जस्टिस में क्या था, उसने अपने महल के आगे एक गोल्डन चेन लटकाई हुई थी, जिसको चेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। जो भी दुखियारी, मतलब जो भी दुखी होता, वो डायरेक्टली राजा को ये चेन से हेल्प मांगता, बोले कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस नहीं मिला है, और राजा खुशी खुशी उसकी हेल्प भी करता था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, जहांगीर वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर एंड ही रोट के जहांगीरी इन पर्शियन एंड ऑटोबायोग्राफी, ही पेट्रोनाइज्ड आर्ट एंड लिटरेचर, दैट इज फॉर जहांगीर। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट शाहजहां, कि शाहजहां क्या है, राइट। शाहजहां इज रिमेंबर्ड एज द इंजीनियर किंग, हम इसको इंजीनियर किंग भी कहते हैं, बिल्डर, ठीक है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं औरंगजेब खफा था जहांगीर से, सॉरी शाहजहां से, ठीक है। शाहजहां का दूसरे बेटे, मतलब 4 बेटे थे, उसमें से कल जो है एक बच्चा पूछ रहा था दारा शिकोह, ठीक है। शाहजहां चाहता था कि है ना उसका बेटा दारा शिकोह जो है वो गद्दी संभाले उसके बाद, लेकिन क्या होता है, औरंगजेब वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट, कहेंगे कि स्टेट्समैन, लड़ाई में एकदम निपुण, इसको वॉर बहुत सारे, जैसे अशोक था ना, अशोक, ठीक है, वैसे ही अशोक कैसा सारे सूबेदार बनता था प्रोविंसेस का, वैसे ही औरंगजेब को भी वॉर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लेकिन दारा शिकोह जो है, अगेन ये है ना, मतलब बेचारा भगवान का इंसान था, इसको रिलीजियस बातों में और कहेंगे कि बहुत सारी चीजों में ज्यादा नॉलेज था, कि ये वेद पढ़ता था, ये संस्कृत पढ़ता था, ये बहुत सारी बुक्स को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था, और कहा जाता है कि ये सब बाबाओं, वो जो सूफी सेंट्स होते हैं ना, बाबा फकीर, और उनके साथ ही अपना समय बिताता था, ऐसा था, ठीक है। सिर्फ बाबा फकीर नहीं, हिंदू सेंट्स भी, क्योंकि रिलीजियसली बहुत ही कहेंगे कि सेक्युलर हुआ करता था। इसका भी एक मैं वीडियो आज भेजूंगा, पहले आप लोग वीडियो देखिए अच्छे से, फिर मैं दूसरा वीडियो भेजूंगा दारा शिकोह के बारे में, ठीक है। तो क्या है कि औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने शाहजहां को कैप्चर कर लिया, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां बीमार पड़ा, ठीक है, और शाहजहां चाहता था कि दारा जो है, ठीक है, वो बने नेक्स्ट किंग, लेकिन औरंगजेब ये नहीं चाहता था, और इसीलिए औरंगजेब जो है अपने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर दारा शिकोह को मरवा देता है, ठीक है, मार देता है। और कहा जाता है कि दारा शिकोह को ये लाता है दिल्ली में, ठीक है, और दिल्ली में मतलब एक भिखारी की तरह उसका जुलूस निकालता है और फिर उसको मार देता है, ठीक है। तो देखिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है एक तरीके से, और ये हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है, राइट। ये मतलब चलते आ रहा है, पोजीशन के लिए, पावर के लिए सब कुछ जायज है, ऐसा हमें हिस्ट्री सिखाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो शाहजहां इज रिमेंबर्ड एज द ग्रेट बिल्डर, his reign is known as the golden period of architecture, yes. He had made many conquests, most notable was the conquest of Ahmednagar, South India, ये सब साउथ इंडिया में, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये हसन गंगू वाला जो है बहमनी एंड विजयनगर किंगडम्स, तो वहां पर ये कहेंगे कहीं ना कहीं अटैक करता है, कॉन्क्वेस्ट करता है और उसको अपने कब्जे में लेता है। शाहजहां बिल्ट द बिगेस्ट मॉन्यूमेंट फॉर हिज वाइफ मुमताज महल
The Taj at Agra even today stands as the most beautiful buildings and is considered among the 7 wonders of the world. ठीक है, अब आते हैं औरंगजेब पे। औरंगजेब भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट राजा, जहां से डिक्लाइन शुरू होता है। ये भाई साहब भी तकरीबन 40-50 साल रूल करते हैं। ठीक है, राइट। लेकिन ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स होता है। इसने राजपूतों को तो अपना दुश्मन बनाया ही, लेकिन साथ ही साथ जो सिख गुरु थे, ठीक है, उनको भी अपना दुश्मन बनाया। एंड ही किल्ड द सिख गुरु। वो आपको होमवर्क है, वो ढूंढ के आइएगा कि इन्होंने किस सिख गुरु को मरवा दिया। ठीक है, क्योंकि ये सिख गुरु, मैंने कहीं सुना है, पढ़ा है कि ये सिख गुरु जो है, ठीक है, वो औरंगजेब के बेटे को भड़का रहे थे औरंगजेब के खिलाफ, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और फिर गुस्सा आकर, और कहीं ना कहीं औरंगजेब जो रिलीजियस कन्वर्जन्स करवा रहा था, लोगों को जबरदस्ती कहेंगे कि इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और इसीलिए गुरु तेग बहादुर, अरे नहीं, मुझे नहीं पता कौन से गुरु थे, ठीक है, वो गलती से बोल दिया मैंने। सिख गुरु ने क्या किया, इनके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ वॉर लड़ाई की कि भाई आप रिलीजियस कन्वर्जन नहीं कराएंगे, खास करके कश्मीर वाले एरिया में। ओके, ठीक है, तो ये कहानी है। ये सब बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको दे रहा हूं, लेकिन ये सब आई एम नॉट सपोज टू डू दिस। लेक्चर में वापस आते हैं, टॉपिक में वापस आते हैं। क्या लिखा है मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब included almost the whole of India, but Aurangzeb spent much of his time fighting battles and suppressing rebellions in his kingdom. His short-sighted religious policy, देखो क्या है, short-sighted religious policy and his orthodox views, ये पहला ऐसा शासक था मुगल एम्पायर में, या मुगल एम्पायर में, या मुगल किंगडम में, जो है ना विलासिता नहीं करता था। मतलब जो दारू, शराब ऐसा कुछ भी नहीं करता था। 5 टाइम नमाज पढ़ता था, सफेद कपड़े पहनता था, और कट्टर मुसलमान था। मतलब कहेंगे कि जो कुरान में लिखा है बस वही फॉलो करना है उसको, ऐसा इस तरीके से रहता था। ठीक है, राइट। तो जाहिर सी बात है कि अपने बाप दादा जो थे उनके नक्शो कदम पर ये औरंगजेब नहीं चल रहा था, और इसीलिए मैंने कहा कि राजपूत से, सिख से, सभी से दुश्मनी मोड़ ली थी, राइट। सो वही लिखा है, हिज शॉर्ट साइटेडनेस, religious policy and his orthodox views proved disastrous for his empire. He offended the Rajputs, the Marathas. Yes, Marathas तो मैं भूल गया, है ना। Marathas में कहेंगे शिवाजी महाराज, राइट। मराठा के जो किंग है ना, ये अपना तकरीबन 25 years या 27 years ये साउथ इंडिया, डेक्कन में बिताता है। क्यों डेक्कन में बिताता है? जस्ट टू कंट्रोल शिवाजी एंड जस्ट टू कहेंगे कि मराठा किंगडम को कंट्रोल करने के लिए, मराठास को हराने के लिए, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, राइट। So he offended the Rajputs, the Marathas, the Sikhs, and spent huge sums in fighting them. The battles eroded the power of Mughal Empire and contributed to its downfall. ठीक है, अगर ये अकबर की तरह होता तो शायद मुगल एम्पायर जो है वो लंबा चलता, लेकिन ये पावरफुल तो था, लेकिन क्या है, इसकी पॉलिसी थोड़ी बहुत खराब थी। खराब मतलब क्या, अपने रिलीजन के हिसाब से सारी पॉलिसीज थी। औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसी वाज आल्सो डिजास्ट्रस फ्रॉम 1681 till he died in 1707। ठीक है, ऑलमोस्ट 26 साल या 25 साल। He remained in Deccan, trying to crush the rebellions of Golconda and Bijapur states. He did conquer them finally, but in the process emptied the treasury and disrupted the law and order. After his death, the Mughal Empire lost its glory and declined rapidly. ठीक है, तो मुगल एम्पायर इसकी डेथ के बाद खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी ऑफ द मुगल्स। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में शायद आई विल ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस। ओके।